हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आज है 15 दिसंबर और हम स्टार्ट करते हैं द हिंदू की एनालिसिस। सो फर्स्ट आर्टिकल है हुच ट्रेजेडी के ऊपर, पेज नंबर 1 पे ही है। तो ये क्या कहता है कि पहले तो आप जानो हुच क्या होता है। हुच जो होता है ना वो अल्कोहल होता है, बट वो इलिसिट अल्कोहल होता है, मतलब इलीगल तरीके से बनाया गया। पहले समझे अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल ना शुगर और स्टार्च के सब्सटेंस से मिलकर बनता है, उन्हें डिस्टिलाइजेशन करते हैं और उनके अंदर अल्कोहल कंटेंट बढ़ जाता है इससे, तो ये बनाता है इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। ठीक, ये थी अल्कोहल बनने की प्रोसेस। अब इससे जो इलिसिट लिक्वर है वो कैसा अलग है, क्योंकि जब इलिसिट लिक्वर बनती है ना तो अनलाइसेंस कंडीशन में बनती है, तो क्वालिटी काफ़ी पुअर होती है और जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं वो भी काफ़ी लो स्टैंडर्ड के होते हैं। तो जब ये बनते हैं ना तो कई बार केमिकल स्पाइक कर जाते हैं, ऐसे स्पाइक करते हैं कि वो बना देते हैं मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। तो ना ये जो कई बार ये दारू होती है ना वो मिक्सचर की होती है, मिथेनॉल और इथेनॉल की। तो जो मिथेनॉल कितना हार्मफुल है या मिथाइल अल्कोहल कितना हार्मफुल है, ये आप इस बात समझ सकते हो कि 10 ml ऑफ मिथाइल अल्कोहल किसी पर्सन को ब्लाइंड कर सकता है और 30 ml ऑफ मिथाइल अल्कोहल उस पर्सन की जान ले सकता है 10 to 30 आवर में। और इसका टेस्ट भी तो काफ़ी हद तक इथाइल अल्कोहल जैसा ही होता है। तो ये बात है। और इन लोगों ने भी ना मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल पी लिया अल्कोहल के धोखे में, क्योंकि इलिसिट लिक्वर थी, तो इसी वजह से इनकी डेथ हुई। और ये जो हुच वर्ड है ना वो अलास्का से आया है। ठीक है, चलो आगे बात करें। तो इसकी ट्रीटमेंट है, इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। इथाइल अल्कोहल या फीमोपेजोल को यूज़ किया जाता है एज अ एंटीडोट, और ये मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती है, बढ़ाती है, जिससे जो मिथाइल अल्कोहल है ना वो यूरिन के थ्रू पास हो जाए उस पर्सन की बॉडी में से, या तो हीमोडायलिसिस से। देखो अब हीमोडायलिसिस में क्या होता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है ना बॉडी में से वो रिमूव कर दिए जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। तो ये दो प्रोसेस हैं जिससे आप ऐसे पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, पर ट्रीट तो तब करोगे जब जिंदा रहेंगे। ये जो न्यूज़ था ना उसमें लिखा था कि 6 लोगों की डेथ हुई है, ऑफिशियल्स कह रहे हैं 6 लोग। वैसे तो जो लोकल्स हैं वो तो कह रहे हैं कि अराउंड 20 जैसे लोगों की डेथ हुई है। तो चलो वापस आते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पे। तो ना ये इशू है, तो क्या गवर्नमेंट या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है स्टेक होल्डर्स की, जो कुछ स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे, ऐसा नहीं है। स्टेप्स उठाए गए हैं, जैसे कि लीगल एक्शन लिए जाते हैं ऐसे लोगों के ऊपर, और काफ़ी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है ऐसी सिस्टम्स पे। और अगर कहीं इलीगल तरीके से ऐसा दिखता है तो पुलिस जाके उधर ऐसे उन्हें पकड़ भी लेती है, और ये सारी चीज़ें होती हैं, बट पुलिस इस पर एक्शन लेती है, ऐसा नहीं है नहीं लेती। बट और पता, कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP में आर्टिकल 47 भी कहता है कि ये प्राइमरी ड्यूटी है स्टेट की कि वो अच्छा फूड और न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करे, और प्रोहिबिशन करे किसका, एंटीटॉक्सिकेटेड ड्रग्स और ड्रिंक्स का। ठीक है, तो क्या इसका वे फॉरवर्ड नहीं है, गवर्नमेंट स्टेप्स उठा रही है तो फिर सही क्यों नहीं हो रहा है। वे फॉरवर्ड भी है और स्टेप्स भी हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिक कैंपेन स्टार्ट कर देती है, नशा मुक्ति केंद्र जैसे हमने सुना ही होगा लोकल एरियाज़ में। और दूसरा टीवीज़ वगैरह और ऐड में आता है कि एडिक्शन नहीं करो अल्कोहल वगैरह का। तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छी हैं, बट धीरे धीरे चेंज आएगा। और वैसे भी जब तक सोसाइटी कुछ नहीं करेगी तो गवर्नमेंट क्या ही कर लेगी। तो चलो वापस अपने आर्टिकल पे आते हैं। तो आर्टिकल में क्या है कि 20 लोगों की विलेजेस कह रहे हैं कि डेथ हो गई है, वैसे ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि 6 लोगों की इससे डेथ हुई है। 5 लोगों की एट अ नाइट ही ड्रिंक करके आए फिर ही डेथ हो गई, और एक इंसान की नेक्स्ट डे डेथ हो गई। और कई लोगों ने अपनी आईसाइट भी लॉस कर दी, एंड 170 लोगों की टोटल में अभी तक डेथ हुई है इस साल, ये इलिसिट अल्कोहल पीने से, मतलब कुछ पीने से। ठीक है, अब इस पर वर्डिक्ट चलेगी और एडिटोरियल भी आएंगे, तो और ज़्यादा डिटेल में ना एडिटोरियल में डिस्कस कर लेंगे। तो फिर आगे बढ़ता है, आ जाइए आप सीधे पेज नंबर क्या है, 5, पेज नंबर 5 पे। इस पर ना जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग आपने सुना ही होगा, GI टैग।
उसके बारे में बात की गई है। केरला ने मांग की है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किस लिए? उधर की ना एक शिप होती है जो टोटली वुड से बनी होती है, तो ना उसके लिए उसका नाम है उरू बैपोरी उरू। तो ना ये जो बोट है ना ये ट्रेडिशनल वे में बनाई जाती है लकड़े से, कोई वैसे अभी मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज़ नहीं होता। और ये जो ट्रेडिशनल वे में बनाई जाती है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा फाइन आर्टिस्ट चाहिए, क्योंकि कोई मशीन वगैरह का यूज़ नहीं हो रहा, पूरी बोट हाथ से बन रही है, लकड़ी की बोट है, तो ऑब्वियसली बहुत हार्ड वर्क होगा ना। तो इसके बारे में बात हो रही है कि इसे आप जीआई टैग दे दो, नहीं तो कोई हमारे जैसा बना लेगा ऐसी बोट। तो ये ना 2000 ईयर्स से भी ज़्यादा पुरानी है। इसके बारे में बात की जाए तो ना आप ये इमेज देखिए, देखिए कितनी ह्यूज शिप है ये, इतनी ह्यूज शिप ये लोग अपने हाथ से बनाते हैं, है ना, टैलेंटेड लोग। तो देखो इतनी ह्यूज शिप है, ये ना 1000 ईयर से भी पुराना आर्ट है। तो ना अब आपने ये स्टैटिक करंट का तो पोर्शन देख लिया, अब ना थोड़ा स्टैटिक पार्ट भी देख लो, क्या होती है ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, क्यों होती है, वगैरह वगैरह। जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब जीआई यूज्ड एक साइन है जो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन वाली चीज़ों के लिए और जिनकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है ना, उनको उनकी रेपुटेशन और क्वालिटी मेंटेन करने की राइट देती है। मतलब अगर कोई पर्सन इसे है ना आप कॉपीराइट या पेटेंट या ट्रेडमार्क ऐसे वर्ड से समझो कि उस जैसा ही है, सिमिलर है, कि ये प्रोटेक्ट करता है जिसकी वो चीज़ है ना उसके के पास ही रखने में। मतलब अगर कोई आएगा थर्ड पार्टी और वो कहेगा कि ये मेरी प्रोडक्ट है, तो उसे हम कह सकते हैं नहीं ये आपकी प्रोडक्ट नहीं, हमारे पास इसका जीआई टैग है, ठीक है। तो इसी के बारे में बात हुई है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे जयपुर की ब्लू पॉटरी और दार्जिलिंग की टी वगैरह, ये सारी चीज़ें ना जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट पेज है 6 नंबर का, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो वार्निंग साइंस वाला जो एडिटोरियल है उसके अंदर इंडिया चाइना की बॉर्डर के बारे में वापस कह रहे हैं, फिर तमिलनाडु की इकनॉमी के बारे में है, फिर क्लाइमेट के ऊपर है, दूसरा ये सोलर एनर्जी के बारे में है। तो इतने अच्छे आर्टिकल नहीं हैं, एडिटोरियल नहीं हैं, अगर होते तो मैं डिस्कस करती, ठीक है। आगे आप आओ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे। आज का फेवरेट मेरा जीन थेरेपी के ऊपर है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ना इसमें क्या है, एक लड़की थी, टीनेज बच्ची ही थी, उसे ना ल्यूकेमिया था। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, तो ना उसे ब्लड कैंसर था। उसने ट्रीटमेंट्स करवाई थी। आपको पता क्या होता है ब्लड कैंसर में, जो इम्यून सिस्टम है ना वो काफ़ी वीक हो जाता है, आपके वाइट सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो ना इस बच्ची ने 2 ट्रीटमेंट करवाई, एक तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, बट दोनों के बाद भी वो सही नहीं हुई। तो ना यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के कुछ डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने कहा कि हम ना आप पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उसने अलाउ किया, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कैसा, बेस एडिटिंग मतलब आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, नहीं देखा तो मैं दिखा देती हूँ, 1 सेकंड रुकना। हाँ 1 मिनट, ये रहा डीएनए। सो डीएनए जो देखो ह्यूमन की बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर होते हैं सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। अब डीएनए तो पता चल गया, डीएनए के अंदर भी ये जो स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं ना लकड़ी जैसे अगर डीएनए को आप ये ऐसे फोल्ड है ना उसे सीधी कर दो तो ऐसे ही लगेगा ना कि सीढ़ी खड़ी कर दी है किसी ने। तो ना ये स्ट्रैंड्स जैसे दिख रहा है ना, उसके बीच में ये जो स्ट्रेट लकड़ी दिख रही है ना वो होती है न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड ना कुछ ऐसे लगते हैं, केमिकल फॉर्मूला होती है न्यूक्लियोटाइड की, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। कौन से न्यूक्लियोटाइड, एडेनोसिन, साइटोसिन, गुआनाइन, ये सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। तो ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जब ना जीन थेरेपी होती है ना, तो आपके न्यूक्लियस में से आपका क्रोमोसोम निकालेंगे, क्रोमोसोम के अंदर से आपका डीएनए निकालेंगे, डीएनए के अंदर से आपके कुछ जीन्स को निकाल देंगे, जिन जीन्स की वजह से आपके बॉडी के अंदर ये वाइट सेल्स जो है ना वो ऐसे डिफेक्टिव हो रहे हैं। अच्छा, क्या आपको पता है कैंसर में क्या होता है? कैंसर के अंदर ना आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, ब्लड सेल्स, वो इरेगुलर तरीके से बढ़ने लगते हैं, और ये इसी को कैंसर कहते हैं। तो ना कैंसर में ये इरेगुलर तरीके से क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कोई जीन ऐसा होगा जो उसे कह रहा होगा कि आप इरेगुलर तरीके से बढ़ो। तो ये जो बेस एडिटिंग वाली जो टेक्निक है ना वो उस जीन को निकालेगा
और दूसरा जो हेल्दी जीन होगा ना वो डाल देगा। उसके बाद आपकी बॉडी में रेगुलरली जैसे नॉर्मल सेल्स बढ़ते हैं ना नॉर्मल इंसान की बॉडी में, वैसे ही बढ़ेंगे। तो इन्होंने भी यही किया। तो ऐसा ही किया। आगे जो नेक्स्ट है, तो इन्होंने जो मिस अरेंजमेंट थी ना उस पर्सन की, उसे हटा के फिक्स कर दिया। किससे किया? अच्छा हमारी अच्छा पेपर होता आपके हाथ में तो आप सीजर से कट कर देते ना, तो यहाँ सीजर का और ग्लू का काम किया सिस्पर कैस 9 ने। ठीक है, इसने ना ये कटिंग का और इंसर्टिंग का काम इसने किया, ये एक एंजाइम है। तो ऐसा हुआ एंड जो ब्लड डिसऑर्डर था ना उसका सही हो गया। और अब वो की बॉडी में जो था ना वो हेल्दी टी सेल डाल दिया था और अब ये सही है, मतलब कोई सिम्टम्स दिख नहीं रहे। 1.5 ईयर हो गए इसे तो कोई साइन दिखा नहीं, ऐसा BBC ने कहा है। तो ये था पूरा केस। तो अब हमें ये भी पता चल गया कि जीन थेरेपी से भी हो सकता है, बट जीन थेरेपी के काफ़ी दिक्कत है कि अगर सही से जीन आपने एडिट नहीं कर पाया तो ये सारी है, बट बहुत स्पेशलाइज लोग ही कर सकते हैं। तो ये था जीन थेरेपी के ऊपर। आपको जीन थेरेपी के बारे में पता चल गया, कैंसर के बारे में पता चल गया। सो इतना बहुत है। कैरेक्टरिस्टिक कितना मांगोगे आप। चलो फिर आते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पे। इंडिया और चाइना के बारे में है ये। बेलागामी डिस्प्यूट अभी नहीं ना, बेलागामी डिस्प्यूट अभी पीछे है, सॉरी। चलो हाँ स्टार्ट करते हैं ये भी। तो ना ये बात है कि कैसे इंडिया और चाइना जो 1947 में इतने पीछे थे वो इतने आगे हो गए, इसके बारे में। तो देखो चाइना विल नॉट, तो अब ना 2023 तक चाइना सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री नहीं रहेगा, इंडिया बन जाएगी मोस्ट पॉपुलस कंट्री, क्योंकि चाइना के अंदर जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसके बाद से वहाँ की पॉपुलेशन बहुत हद तक कंट्रोल हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की बढ़ी है, इंडिया की पॉपुलेशन भी कम मतलब हुई है पहले से। अब ना जो फर्टिलिटी रेट है ना वो 2.1 या 2 ही रह गया है, तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही अब ना जितनी है उतनी ही रहेगी, पर चाइना की घट रही है ना इसलिए लगता है। तो चाइना कुछ सालों में हमसे पीछे रह जाएगा पॉपुलेशन के मामले में, ऐसा कह रहे हैं। एंड देन ये दोनों एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत जाइंट हो गई हैं, मतलब एशिया की जाइंट हो गई हैं। एशिया के अंदर इन दो कंट्री के मुकाबले में कोई नहीं लग रहा। उसके बाद अब आगे चलें तो डिफरेंट डायरेक्शन में ये था कि 1940s में वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा ट्रायंगल मतलब कन्फ्यूजन सा था, क्योंकि प्रेजेंट डे जो इंडिया है ना वो ब्रिटिश की बहुत बड़ी कॉलोनी थी और उसे फ्रीडम मिली जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में। तो ना जब आज़ादी मिली ना तो वायलेंस बहुत बढ़ गया था, क्यों पार्टीशन हो रहा था, काफ़ी ब्लड शेड हुआ और काफ़ी सारी पार्टीज़ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी मांग रही थी। जैसे सब अपनी अपनी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी मांग रही थी ना, अलग इलेक्टोरल बनाओ, बट ऐसा नहीं किया। फ्रीडम ऑफ मीडिया मांग रहे थे, सेकुलरिज्म के ऊपर पॉलिटिक्स चल रही थी, तो काफ़ी सारे दिक्कत थी इंडिया के अंदर। और देखें चाइना के बारे में, तो चाइना ने 1937 में और 1937 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी, और तो और जापान के साथ भी लड़ाई चल रही थी उसकी, और अंदर भी सिविल वॉर चल रही थी नेशनलिस्ट के पार्टी के जो चाइंग की शेख किस नाम है तो ये जो अभी ताइवान जिन्होंने ताइवान की फाउंडेशन रखी ना वो, और कम्युनिस्ट पार्टी के माओ जियोंग, वो दोनों के बीच में भी सिविल वॉर चल रही थी। तो ना ये जो ये ऊपर वाले चाइंग किंग सिंह वो जाके ताइवान में पहुंच गए थे, और माओ किंग जियोंग उन्होंने चाइना में कब्जा करके रखा था। तो ना इस बात से चाइना को ना 2 साल तक यूएन ने माना ही नहीं, मतलब सॉरी 2 डेकेड्स तक यूएन ने माना ही नहीं कि ये चाइना है, कंट्री ही रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि चाइना सपोर्ट कर रहा था ताइवान के अंदर जो तब ना ऐसा यूएसए कम्प्लीटली ये कहता था कि जो चाइना है ना, चाइना के अंदर जो माओ जियोंग की सरकार है ना उसने चाइना को अपना कब्जा करके रखा है, वो चाइना उनकी है ही नहीं, बल्कि चाइना है जो दूसरे जो लीडर हैं चाइंग किंग शेंग की, जो अभी एक्चुअली में जिनके वंशज ना ताइवान के अंदर हैं, तो उनका है चाइना। अभी आपने ताइवान और चाइना की न्यूज़ में भी यही सुना होगा। तो इसीलिए ना चाइना कहते हैं ना वन चाइना पॉलिसी, मतलब चाइना चाइना ही है, चाइना के अंदर ही ताइवान आता है, और ताइवान भी ये कहता है कि हम एक्चुअल चाइना है, ये जो माओ जियोंग ने जो सरकार बनाई है ना वो चाइना की है ही नहीं, वो उन्होंने कब्जा किया है। तो ऐसा था। तो यूएसए ने भी ना 2 डेकेड्स तक चाइना को एक्सेप्ट ही नहीं किया था।
फिर जो टाइम आया कि ऐसा था कि वहाँ ना एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन चला, उसमें वो जो बर्ड्स वगैरह होती है ना, क्योंकि वो धान अनाज वगैरह उनका खा जाती थी, तो उन्होंने बर्ड्स को मारना चालू कर दिया था, बर्ड्स और कुछ इंसेक्ट्स को। तो ना क्या हुआ उधर ना खाना ही नहीं रहा, मतलब एग्रीकल्चरल लोग भूखे मरने लगे, फसल ही नहीं हुई, क्योंकि अगर बर्ड्स नहीं होंगे, इंसेक्ट नहीं होंगे तो फसल कहाँ से अच्छी हो जाएगी। कीड़े को भी तो खाने के लिए कोई चाहिए ना, नहीं तो आपकी पूरी फसल में कीड़े लग जाने हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था चाइना में 1966 और 76 में। तो आगे फिर जाएं तो फिर 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर हुई। तो काफ़ी सारे दिक्कतें देखी हैं इन दोनों कंट्रीज़ ने, ये राइटर कह रहे हैं। फिर अब इनके कुछ कॉमन कंसर्न भी हैं, जैसे इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो 1990s पे, मतलब ऐसा लग ही रहा था कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ ही जाएंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग ही जाएगी। बट इंडिया की जो LPG आई ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मनमोहन सिंह ने जो आइडिया दिया था, सो उसकी वजह से काफ़ी हद तक इंडिया की इकोनॉमी डूबने से बच गई थी। और रही बात चाइना की, तो चाइना ने ये सक्सेस 1970s में ही पा ली थी, अपनी इकोनॉमी इतनी ओपन कर दी थी। एंड फिर आगे जाएं तो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया था वर्ल्ड का, एंड 10% ऑफ उसकी ग्रोथ रेट बढ़ी थी 1990 से 2000 के बीच में। इनफैक्ट उसकी GDP भी काफ़ी बढ़ी थी। बट अगर जियोग्राफिकल टेंशन में देखें ना, तो चाइना की पोजीशन काफ़ी प्रो रशिया है, रशिया यूक्रेन वॉर में, वरस इंडिया नॉर्मली एब्सटेन करता है। फिर लेसन्स टू बी लर्नड में देखें तो चाइना ने ना अपनी ज़्यादातर काफ़ी हद तक ना इकोनॉमी, अपनी GDP दी है एजुकेशन पे, रिसर्च और डेवलपमेंट पे, है ना। तो उस वहाँ की जो पॉपुलेशन भी है ना, वो भी काफ़ी हद तक अच्छी मतलब डेवलप हो रही है। पर सारी जगह ये हाल नहीं है। चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी है, बहुत ज़्यादा करप्शन है। और चाइना के अंदर आप देखोगे ना, तो उन लोगों को अपने फ़ोन के अंदर क्या देखना ये भी अलाउ नहीं है। उनके फ़ोन्स में भी प्रो गवर्नमेंट बातें चल रही हैं। इनफैक्ट अभी जो कोविड चल रहा था ना, तो काफ़ी दिक्कत है, चाइना के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा वैसे बातें चल रही हैं कि ज़ीरो कोविड पॉलिसी की वजह से काफ़ी लोग को दिक्कत आई, तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये बात की बात है। अभी आर्टिकल पे आते हैं। हाँ, तो ना ये बात, अब चैलेंज अहेड के अंदर इंडिया की जो गठबंधन है वो किसके साथ है? क्वाड के साथ, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ। सो ऑब्वियसली चाइना और इंडिया की बनेगी नहीं, और चाइना चाहता है कि वो फ्यूचर में ताइवान को अपना पार्ट बना ले, वेरएज़ इंडिया और ताइवान की बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। और रही बात रशिया की, हम रशिया के मामले में एब्सटेन कर देते थे ना, तो ये बात हमेशा याद रखना, रशिया और चाइना की फ्रेंडशिप है ना विदाउट लिमिट्स है। रशिया एक वर्ड नहीं बोलेगा जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होगा। सो यही बात तो ऑथर कह रहे हैं। एंड इंडिया और चाइना दोनों इंटरनेशनल स्टेज पे बड़ी कंट्रीज़ हैं, बट उन दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो ही एशिया ग्रो करेगा। ये सारी बातें हैं। अब नेक्स्ट, बाप रे, मैंने 6 मिनट इसी में लगा दिए। चलो नेक्स्ट है ये कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर इशू के बारे में। इसके अंदर बस अमित शाह ने कहा है कि शांति रखो, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा क्या करना है। सो इसके अंदर और कुछ नहीं है, बट आपको इसके लिए ना स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले चलते हैं मैप के ऊपर। मैप के अंदर ये देखो, ये जो मैप है ना, इसके अंदर है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच का पार्ट है बेलागवी। अब आप ध्यान से देखोगे ना, तो बेलागवी अभी कर्नाटक का ही पार्ट है। बट बात ये है ना कि जो लोग हैं ना, सॉरी, जो गवर्नमेंट है ना महाराष्ट्र की, वो ये कह रही है कि अगर 80% लोग बेलागवी के अंदर मराठी स्पीकिंग है, तो फिर आपने उसे अपना पार्ट क्यों बना के रखा? हमें वापस दो हमारा बेलागवी। तो ये इशू है। वेरएज़ कर्नाटक कह रही है कि नहीं, ये हमारा पार्ट है, हमारा पहले से ही पार्ट था, हम नहीं देने वाले। तो ये काफ़ी पुराना डिस्प्यूट है। जैसे कि आपने दिख रहा है, ये आपके इंपॉर्टेंट है GS पेपर 2, इसके अंदर फेडरलिज्म, इंटर स्टेट रिलेशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इसका जो स्टैटिक पार्ट है वो देखना, काफ़ी ओल्ड डेकेड्स ये इशू है, डिस्प्यूट है। और 1957 में जो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट आया था ना, उसके बाद ये लाइन डिमार्केट की कि महाराष्ट्र कितना है, कर्नाटक कितना है, जिसके अंदर
बेलागवी को कर्नाटक का पार्ट बता दिया, ठीक है। उसके बाद से ये डिमांड चालू है कि मराठा स्पीकिंग एरिया है वगैरह वगैरह। जो बेलागवी का एरिया है ना वो 2806 स्क्वायर किलोमीटर्स का है, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया है। 814 विलेजेस हैं, उसके अंदर 3 अर्बन सेटलमेंट जैसे बेलागवी, करवार और निप्पिन, ये 3 अर्बन सिटीज़ हैं। और पॉपुलेशन देखें ना तो 6.7 लाख की इधर पॉपुलेशन है। अब आगे बात करें तो महाराष्ट्र का तो मैंने कह दिया, मराठी स्पीकिंग लोग हैं, तो लैंग्वेज के बेसिस पे हमारा पार्ट होना चाहिए, ये महाराष्ट्र के लोग कहते हैं। और इस कर्नाटका के लोग कहते हैं, मतलब कर्नाटका की गवर्नमेंट कह रही है कि एज पर स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ये फाइनल है, ठीक है। और यही बात है। और स्टेप्स नहीं लिए, स्टेप्स लिए हैं। जैसे यूनियन गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने महाराज कमेटी बैठाई 1966 में, तो दोनों में से कोई भी उनकी बात पे माना ही नहीं, ना ये मानी महाराष्ट्र सरकार ना कर्नाटक सरकार मानी, सो कुछ हुआ नहीं। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ये पेंडिंग है। तो आपको ना कुछ स्टैटिक पार्ट कवर करना है, लक्ष्मीकांत उठाना, उसके अंदर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट एक्ट जाके पढ़ना पूरा, कैसे स्टार्टिंग से 1947 से जो स्टेट्स थे उन्हें कैसे कौन सी कमेटी आई, जैसे धार कमेटी है वगैरह वगैरह, JVP कमेटी, ये सारा पढ़ लेना जम्मू और कश्मीर को यूटी बनाने तक, ठीक है। अब आगे चलते, आगे आइए आप पेज नंबर कौन सा ले आगे, वर्ल्ड पेज पे, हाँ, फ्यूजन एनर्जी के बारे में। तो इसके अंदर यही है कि फ्यूजन ज़ीरो कार्बन, मतलब कार्बन बिल्कुल भी नहीं खर्चा, और आपको सोसाइटी को हम एनर्जी मिलेगी, मतलब ज़ीरो कार्बन खर्च के भी एनर्जी मिलेगी फ्यूज़न से। ऐसा टेस्ट किया कहाँ पर, कैलिफोर्निया में। इस टेस्ट के अंदर ना हाइड्रोजन में से एनर्जी रिलीज़ करवाई, कैसे, एक NIF मतलब नेशनल इग्निशियस फैकल्टी जो है ना, उसने सेटअप की 192 हाई पावर लेज़र फायर पल्स, जो थी 2 mm वाइड कैप्सूल के अंदर और 1 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंडर। तो ना उसमें से ना एक लेज़र फायर की और इतनी हीट दी कि फ्यूजन हुआ और उसमें से एनर्जी बनी। अब ये सब तो ठीक है, ये ना क्या करना चाह रहे हैं, ये ना एक वर्चुअल सन बनाना चाह रहे हैं। मतलब सन क्या करता है, फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी निकालता है और वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं। वैसे ही कुछ इसमें हुआ, फ्यूज़न रिएक्शन से एनर्जी बनाई और उस एनर्जी को किसी भी पर्पज़ के लिए आप यूज़ करो, तो यही है। बट आप देखो ना, तो सन के अंदर जो एनर्जी बनाता है ना, तो बहुत ज़्यादा हीट आती है। तो इसमें भी ऐसा ही था, इसलिए तो इसे लैब में बनाया, एक ऐसा सिस्टम सेटअप किया, फिर उधर टेस्टिंग की और फिर जाके मिला। तो पहले आप देखो कि फ्यूजन क्या होता है। तो रुकना, आपको इमेज दिखाएं फिजन और फ्यूजन की, कहाँ गई, ये रही। हाँ देखो, फिजन में ना फिजन तो यूज़ होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, अभी फ्यूजन की बात चल रही है। तो फ्यूजन में ना 2 एटम्स को ज्वाइन कर देते हैं, और ज्वाइन करने के लिए चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी लगा के उन्हें ज्वाइन कर देते हैं और एक लार्ज एटम बनाते हैं और उसके साथ निकलती है एनर्जी। मतलब जितनी एनर्जी आपने निकाली ना, उससे ज़्यादा एनर्जी निकलेगी और एक लार्ज एटम बनेगा, है ना। फिर इस फिजन में एनर्जी देते हैं एक मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने में, और फिर वो मॉलिक्यूल 2 एटम्स में चेंज हो जाता है। अब इसे ध्यान से समझे तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। तो फिजन में 2 न्यूक्लियाई को कंबाइन कर देते हैं और इसे बना देते हैं हैवी न्यूक्लियस, वेयरएज फिजन में एक हैवी न्यूक्लियाई को तोड़ के लाइट न्यूक्लियाई बना देते हैं। अब जो फिजन होता है ना, वो चेन रिएक्शन होता है, और फ्यूजन चेन रिएक्शन नहीं होता, मतलब इसे कभी भी आप बंद कर सकते हो। फिर हैवी न्यूक्लियस, अब ना एक बात याद रखना कि ये जो फिजन FISSION फिजन के अंदर ना जो रॉ मटेरियल है ना, वो इजीली अवेलेबल नहीं होता, और इसके अंदर जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं।
जैसे कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था, मैं एडिटोरियल डिस्कशन नहीं करती थी, तो कोई जगह थी, जगह तो याद नहीं है, इंडिया की बात है, शायद ईस्टर्न कोस्ट की बात है, हाँ ईस्टर्न कोस्ट की बात है। तो ना उधर कोई यही न्यूक्लियर वेस्ट की वजह से ना उधर के लोकल्स प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलता है और ये वेस्ट ना बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, हेल्थ पे काफ़ी अफेक्ट करता है। तो यही है कि इसमें से ना न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है, न्यूक्लियर फिजन में से, फ्यूजन में से कोई न्यूक्लियर वेस्ट नहीं निकलता। अच्छा, आगे बात की जाए तो जो फिजन होता है ना उसे हम रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, रेगुलेट कर सकते हैं और उसे स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप करने में टाइम लगेगा, रेगुलेट कर सकते हैं, बट न्यूक्लियर फ्यूजन को रेगुलेट करने की अभी कोई ऐसी टेक्निक आई नहीं है। आपको शायद चेरनोबिल ब्लास्ट के बारे में पता होगा, यूक्रेन में जो हुआ था, वो पता क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ भी न्यूक्लियर फिजन चल रहा था और वो ना लोग रेगुलेट नहीं कर पाते, इतना हाई टेम्परेचर हो गया था और फिर वो ब्लास्ट ही हो गया, कई लोगों की उसमें डेथ हुई थी। मतलब अभी भी उस जगह पे जाओगे ना तो वहाँ एटमॉस्फेयर ऐसा है कि अभी भी रेडिएशन वहाँ फैली रखी है, इतना ज़्यादा हार्मफुल है। वो तो अलग बात हुई, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात थी। इधर ना न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं। फ्यूजन से इन्होंने एनर्जी बनाना, तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मुड़ रहे थे, तो एक और चीज़ आ गई, फ्यूजन एनर्जी, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी। तो यूएसए ने डेवलप कर ली है, पहले चाइना भी कर रहा था, अब उसका पता नहीं चाइना ने कितना क्या कर पाया। हाँ, अब आइए आप बिजनेस सेक्शन पे। बिजनेस सेक्शन पे ना एक टर्म यूज़ हुई है, इन्फ्लेशन। निर्मला सीतारमन जी ने कहा है कि उस साल के कंपैरिजन में इस साल इन्फ्लेशन कम है। तो ना आरबीआई का ये काम है कि वो ना इन्फ्लेशन 2 + -4 इसके बीच में रखे, मतलब या तो 2 रखे या तो 6 रखे, इससे ज़्यादा, सॉरी 4 + -2 उल्टा बोल दिया। तो ना इन्फ्लेशन या तो 2 रखे या तो 6 रखे या इसके बीच में रखे। अगर इससे ज़्यादा हुई तो कंट्री को लॉस और इससे कम हुई तो कंट्री को लॉस, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। तो इसी के बारे में बात चल रही थी कि लास्ट ईयर ना इन्फ्लेशन बढ़ गया था, 6 से ज़्यादा हो गया था, 6.77 हो गया था, 6.4 हो गया था मे बी, पता नहीं, हाँ 77 हुआ था। तो ना इस साल उसे बढ़ने नहीं देंगे, मतलब एक साल पहले ये 6.77 था और अब ये 5.8 हो गया, तो इन्फ्लेशन कम हुआ है, बट फिर भी इन्फ्लेशन बहुत है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होती है। तो अब आप ये कहोगे क्यों इस इन्फ्लेशन को 1 नहीं कर देते, है ना, ज़रूर पूछोगे ये क्वेश्चन, क्यों महंगाई ख़त्म ही नहीं कर देते? नहीं ख़त्म कर सकते। अगर महंगाई आपने कम कर दी ना तो मार्केट में आ जाएगी मनी एक्स्ट्रा, और अगर मनी एक्स्ट्रा आ गई तो लोग जी भर के रुपए खर्च करेंगे, फिर जो वैल्यू है ना करेंसी की वो गिरेगी और ऊपर से जो प्रोडक्ट है ना उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये इशू है। तो वैल्यू करेंसी की मेंटेन रखने के लिए इन्फ्लेशन को मेंटेन रखना पड़ता है। तो अभी निर्मला सीतारमन जी की ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कभी कोई नहीं पूछता बिजनेस सेक्शन में से, इकोनॉमी के सेक्शन में से, तो वो याद नहीं मत रखना आप। फिर रशिया के ऊपर जो $60 पर बैरल का जो प्राइस टैग लगा ना उसके बारे में है कि रशिया के से हम क्रूड ऑयल परचेस कर रहे थे, तो यूएसए ने सेक्शन लगा दिया कि अगर $60 के प्राइस कैप से ज़्यादा पे अगर कोई परचेस करेगा तो उसे हमारे सैंक्शन देखने पड़ेंगे। तो इंडिया ने कहा हम तो खरीदेंगे कुछ भी करो। फिर दूसरा एक ये है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड्स ने अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात चल रही है ना, तो इसलिए सारी कंपनीज, ज़्यादातर कंपनीज ना एनवायरमेंटल फ्रेंडली मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर बात कर रही हैं जिसमें से पॉल्यूशन कम निकले। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स। होप सो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और कल भी अपलोड करूँगी, प्लीज़ देख लेना। थैंक यू सो मच।